रविंद्र मेहता जो कि बैंगलोर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रविंद्र मेहता, मैं एक सवाल आपसे कर लेता हूं सबसे पहले, और वो ये क्योंकि आपको जाना है। मुझे मालूम है इस समय सबसे ज़्यादा अगर कोई जिसको कह सकते हैं कि जिसके सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त मुल्क में, हालांकि सबकी अपने अपने कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो डॉक्टर्स हैं। तो मुझे मालूम बड़े कीमती समय आपका। तीसरी लहर की बात हो रही है, दूसरी लहर की स्थिति सबको पता है क्या है, कैसे निपटेंगे, और तीसरी लहर के क्या क्या डर है। दूसरी लहर तो अभी हमें समझ में नहीं आ रही है कि जितने की वेरिएंट्स बताए जा रहे हैं, एक आंध्रा वेरिएंट और आ गया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत भयानक है, डरावना है, एक डबल म्यूटेंट है, एक यूके म्यूटेंट है, और तीसरी लहर की बात है। कैसे क्या इंतज़ाम, कैसे निपटें, इंतज़ाम वाला पोर्शन तो देख लेंगे, लेकिन इन वेरिएंट्स और खासतौर से तीसरी लहर की बात। तो ये तीसरी लहर की बात तो हेलो, या सुनाई दे रहा है? हाँ, सॉरी। जी जी तो तीसरी लहर की बात, जी जी हाँ, तीसरी लहर की बात तो काफी टाइम से चल रही है, क्योंकि ये जो है जब भी हम विदेश देखते हैं तो हमें पता चल रहा है कि इनके सारे जो वेव्स हैं या लहरें हैं हमसे पहले आ रहे हैं। तो हमारा इनका सेकंड जो लहर था जो यूएस में था वो लेटर लास्ट ईयर और ये साल की शुरुआत में चल रहा था। यूके में भी बड़े भयानक ढंग से चल रहा था जिस तरह हमारे यहाँ है। तो मोस्ट लाइकली वो लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब उनका जब ये फॉल और विंटर आएगा, फॉल अर्थात जब पतझड़ आता है और विंटर आएगा, तो उनका भी तीसरी लहर का उनको डर है, इसलिए वो बड़े जोर शोर से सारे मेजर्स और वैक्सीनेशन वगैरह डालने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली 2 महीने बाद या 3 महीने बाद एक्सपेक्टेशन है कि वहां आएगा तो हमारे यहाँ भी आएगा। तो दो तरह की थिंकिंग है। एक तो ये है कि तीसरी लहर के लिए प्लानिंग करना जरूरी है, क्योंकि सेकेंड लहर में हम हैं, पर किंतु हमें ये डेफिनेटली आगे प्लानर्स को सोचना होगा कि क्या करना है। किंतु इस समय तो सेकेंड लहर से निकलना है, पर ये सारे लेसन्स, जो सारे ऑक्सीजन शॉर्टेजेस, दवाइयां के शॉर्टेजेस, अनप्रिपेयर्डनेस जो हमने कर दिया था, ये सारी चीजें एक 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 ब्लूप्रिंट बनके, एक डॉक्यूमेंट बनके फिक्स करनी होंगी, क्योंकि ये अजीब सा वायरस है, ये बदल रहा है। हमें इससे 4 कदम आने रहने के लिए पूरी तरह से तैनात रहना होगा। तो ये कोई डरने की बात नहीं है। ये आई थिंक अगर हम कॉन्शियसली सोचे और करें तो प्रिपरेशन आधी विक्ट्री होती है। ये बहुत जरूरी है कि हम सोचें। जहां तक आम आदमी है, आम आदमी को ये सब सोचने की जरूरत नहीं इस समय। कम से कम सेकेंड वेव से निकल जाए तो हम एक पूरा राउंड ऑफ प्रिपरेशन, एजुकेशन और तैनात रहने के एक पूरे प्लान बना सकते हैं। इनकेस नहीं आएगा तो हम खुश हैं, पर ये जो दिन देख रहे हैं हम कभी वापस नहीं देखना चाहते। बिल्कुल, मैं आपसे वेरिएंट के बारे में भी जानना चाहूंगा कि जो आंध्रा वेरिएंट है, और दूसरा कहा गया कि जो नॉर्थ बेल्ट में चलना है वो तो यूके वाला है, और खास से डबल म्यूटेंट जो है, इसको लेकर तमाम सी बातें हैं। लेकिन मैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी के पास एक सवाल लेकर जाना चाहता हूं। ये बात आ रही है, सारे लोग कह रहे हैं इस बात को लेकर कि अब कंप्लीट लॉकडाउन इज द सोल्यूशन। वही है, क्योंकि एक प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा हॉस्पिटल्स को, और क्योंकि वो अकस्मात केसेस जितने बढ़े तेजी से, उसी की वजह से ना तो ऑक्सीजन की प्रिपरेशन, ना तो डॉक्टर्स प्रिपेयर कर पाए, ना बेड, ना हॉस्पिटल। ये चीज़ कम से कम अगर कंप्लीट लॉकडाउन हो जाए तो एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी। बिल्कुल ठीक कहा प्रतीक जी आपने। एक तरफ तीसरी वेव हमारे सर पर खड़ी है, और दूसरी तरफ हम ये देख भी रहे हैं कि अभी जो मौजूदा हालात हैं वो बहुत ज्यादा नाजुक हो चुके हैं। रोज रोज हर हॉस्पिटल जो है इस वक्त एसओएस के मैसेजेस अपने रिलीव कर रहा है रोज रोज। ऐसे में हमें यह समझना जरूरी होगा कि अगर हमें रफ्तार को रोकना है तो हमें लॉकडाउन की तरफ जाना ही होगा। वही एक तरीका है जो स्पीड ब्रेकिंग कर सकता है, क्योंकि अभी आप देखिए सर्वे भी ये कह रहे हैं कि हम हर्ड इम्यूनिटी के आसपास भी नहीं है अभी। तो अगर हम हर्ड इम्यूनिटी के आसपास आज भी नहीं है, जब हम 2 करोड़ इन्फेक्शन भारत में हो चुके हैं, तो हमारे पास विकल्प यही रह जाता है कि हम लॉकडाउन लगाएं। जो हमारी तैयारियां अभी नहीं हुई हैं, जो बहुत कम है, उनमें हम सुधार लाएं ताकि हम उनको जल्द से जल्द पूरा कर सकें। और तीसरी चीज, हमें वैक्सीनेशन को डोर टू डोर लेकर के जाने की जरूरत होगी, उसे बहुत रैंप अप करने की जरूरत होगी, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि जो टीकाकरण सेंटर है वहाँ भीड़ लग रही है और वहां से भी सुपर स्प्रेडिंग हो रही है। डॉक्टर साहब, एक बात आपने कही वैक्सीनेशन को लेकर, और डोर टू डोर वाली बात आ रही है, तो लोग कह रहे हैं कि क्योंकि एक उसका प्रोटोकॉल है वैक्सीनेशन का, हाफ एन आवर यू हैव टू सिट इन हॉस्पिटल, और वो कैसे आप डोर टू डोर पे ऑब्जर्व कर पाएंगे। हालांकि उसका तर्क एक ये भी है कि आपके पास अब डाटा बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी डोर टू डोर का वैक्सीनेशन एक, लोग कह रहे हैं, एक प्रॉब्लम है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी।
देखिए प्रतीक जी, हमारे पास अब बहुत डेटा है। हम अगर 15-16 करोड़ वैक्सीन डोजेस लगा चुके हैं, तो हम उस डेटा को देख सकते हैं कि कितने लोगों को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ है। क्योंकि मेडिसिन और वैक्सीन की पूरी जो इस वक्त फिलॉसफी चल रही है, वो बेनिफिट टू रिस्क रेशियो के ऊपर ही आधारित है। हम जब वैक्सीन का हमने रोल आउट किया था, तब भी हमने यही बोला था, बेनिफिट टू रिस्क रेशियो। वही हमें आज भी अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि अगर ये एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस बहुत मामूली हैं, तो जो हमारे आशा वर्कर्स हैं, जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के वर्कर्स हैं, क्या हम उन्हें इस चीज के लिए ट्रेन कर सकते हैं कि जिस तरह से वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग डोर टू डोर जाकर करते हैं, वो वैक्सीन भी डोर टू डोर जाकर के अगर दे दें, तो हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव, देखिए अभी एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि जो अस्पताल कोविड पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, वही वैक्सीन भी लगा रहे हैं। अब आप सोचिए कि उनके ऊपर भी डबल दबाव आया हुआ है कि उन्हें कोरोना के पेशेंट भी ट्रीट करने हैं, उन्हें वैक्सीन भी देनी है। तो कहीं ना कहीं हमें इसको सेग्रीगेट करने की जरूरत है, हमें इन चीजों को अलग करने की जरूरत है, ताकि हम जो दूसरा वर्कफोर्स है वो वहां लगा सके। ठीक है डॉक्टर स्वाति, जैसा आप कह रही हैं कि जैसे कि पोलियो वैक्सीनेशन का ड्राइव चला, उस तरह से कुछ करने की जरूरत है, इस पे एक्सपर्ट्स को आना चाहिए। लेकिन मैं डॉक्टर रविंद्र मेहता की तरफ जाऊं, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ जो कि उन्नाव से जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से। जी जनाब बोलिए, ऋषभ जी बोलिए, ऋषभ जी बोलिए। भैया जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी माता जी को कोविड हुआ था और उनका आइवरमेक्टिन और एजिथ्रोल वाला ट्रीटमेंट तो हो चुका है। 2 तारीख को मैंने उनका जब RT-PCR कराया, वो पॉजिटिव आया। फिर चेस्ट की रिपोर्ट कराई, उसमें स्कोर 15 आया है उनका जी। और अच्छा, 15 है चेस्ट का स्कोर जी, सिटी स्कैन का जी। इस वक्त ऑक्सीजन 93 और टेम्परेचर 99 के आसपास रहता है। तो भैया जी, मेरा सवाल ये है कि कोई खतरे की बात तो नहीं है इसमें? ऑक्सीजन वगैरह मुझे प्रोक्योर तो नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि व्यवस्था तो आप जानते ही हैं क्या है। यहाँ छोटे से शहर में कुछ खास व्यवस्थाएं